गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। क्या चल रहा था? केमिकल काइनेटिक्स। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में तुमको बताया था अपक्रिया की आणविकता के बारे में सिखाया था। किसके बारे में? अपक्रिया की आणविकता के बारे में, कि अपक्रिया की आणविकता क्या होती है और आणविकता के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने तुमको पिछले वीडियो में ये सब चीजें के बारे में समझाया था। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपक्रिया की आणविकता क्या होती है? कहेंगे किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या, क्या हमने बताया? अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया को क्या करती है? दर्शाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करती है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? ऐसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं? अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्रिया की आणविकता। मैंने बताया था, नोट में लिखाया था कि अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो ना तो शून्य हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है? शून्य, और ना तो ऋणात्मक हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है? ऋणात्मक, और ना तो अपक्रिया की आणविकता जो होती है वो 3 से अधिक हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 से अधिक भी नहीं हो सकती है। तो बात समझ में आ गई थी कि अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करती है, निर्धारित करती है, उसी को हम बोलते हैं कौन सी अपक्रिया? अपक्रिया की आणविकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्रिया की आणविकता। तो मैंने बताया कि अपक्रिया की आणविकता ना तो कभी शून्य हो सकती है, न ऋणात्मक होगी, ना 3 से अधिक होगी अपक्रिया की आणविकता। फिर हमने बताया था कि आणविकता के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार, अपक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बताया था एकाणुक अपक्रियाएं, द्विअणुक अपक्रियाएं और 3 अणुक अपक्रियाएं, त्रिअणुक अपक्रियाएं। मैंने बताया कि एकाणुक अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक अणु भाग लेता है। कितना अभिकारक अणु? ऐसे एक अभिकारक अणु भाग लेता है, इन्हीं को हम बोलते हैं एकाणुक अपक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाणुक अपक्रियाएं। मैंने समझाया भी था, जैसे PCl5 एक अभिकारक अणु है, ठीक, क्या बनेगा? PCl2 और Cl2 क्लोरीन गैस। तो इसमें एक अभिकारक अणु भाग ले रहा है। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी क्रिया हो गई? एकाणुक अपक्रिया हो गई। क्या हो गई? एकाणुक अपक्रिया। अब हम द्विअणुक अपक्रिया की बात करते हैं। तो द्विअणुक अपक्रिया क्या होती है? जैसे हमने एथिल एस्टेट CH3COO एथिल एस्टेट का क्या करा दिया था? जल अपघटन करा दिया था। क्या कराया था? जल अपघटन करा दिया था। तो बना था हमारा C2H5OH, और क्या बना था? एस्टिक एसिड बना था CH3COOH। तो इसमें देख रहे हैं आप कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं? 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। तो ये कौन सी क्रिया है? द्विअणुक अपक्रिया है। इसी प्रकार जब 3 अभिकारक अणु भाग लेते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? त्रिअणुक अपक्रिया कहलाती है। क्या क्रिया कहलाती है? त्रिअणुक अपक्रिया कहलाती है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई थी आप लोगों के कि त्रिअणुक अपक्रिया क्या होती है, एकाणुक अपक्रिया क्या होती है और द्विअणुक अपक्रिया क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम सीखेंगे अपक्रिया की कोटि के बारे में। अपक्रिया की कोटि क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है। तो समझे, अपक्रिया की कोटि किसे कहेंगे? अपक्रिया की कोटि कहेंगे किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है? निर्धारित करती है। अपक्रिया की कोट कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्रिया की कोट कहलाती है। कोट।
समझ में आया? तो किसी भी रासायनिक उपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है क्या कहलाती है? अपक्रिया की कोट कहलाती है। फिर हम बताएंगे आपको नोट में कि जो अपक्रिया की कोट होती है, क्या होती है? अपक्रिया की कोट वो शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। शून्य, ऋणात्मक व 3 से अधिक हो सकती है। बात समझ में आई या नहीं आई? है। तो अपक्रिया की कोट जो होती है वो शून्य हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और 3 से अधिक भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपक्रिया की कोट जो होती है वो क्या होती है? 4 प्रकार की होती है। सब तो समझे कौन कौन सी होती है? शून्य कोट की अपक्रिया होती है, ठीक। और कौन होती है? प्रथम कोट की अपक्रिया होती है, द्वितीय कोट की अपक्रिया होती है और तृतीय कोट की अपक्रिया होती है। तो कोट की दृष्टि से अपक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया और तृतीय कोट की अपक्रिया। तो सारी अपक्रियाओं के बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो हम देखो आपको बताते हैं आणविकता और कोटि में अंतर क्या है। आणविकता और कोटि में अंतर, अपक्रिया की आणविकता और कोटि में हम अंतर पढ़ेंगे, तो समझे। और अपनी कॉपी पे क्या करें? नोट करते जाएं। अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की आणविकता और डिफरेंस किसमें है? अपक्रिया की कोट, अपक्रिया की कोट। तो समझे, हमारे पॉइंटों को ऊपर ध्यान दें। जो अपक्रिया की आणविकता होती है वो अपक्रिया के, हमने बताया किसको निर्धारित करती है? वो सॉरी, जो अपक्रिया की आणविकता होती है वो अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या होती है जो अपक्रिया के किसको निर्धारित करती है? वेग को या संतुलित रासायनिक समीकरण को। हमने बताया था संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, क्या कहलाती है? अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। और अपक्रिया की कोट जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? अपक्रिया के वेग को प्रदर्शित करती है। किसको? अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर। क्या हो गया? पहला अंतर। तो पहला अंतर मैंने क्या बताया? अपक्रिया की आणविकता और कोटि में पहला अंतर मैंने बताया कि जो अपक्रिया की आणविकता होती है वो किसको निर्धारित करती है? संतुलित रासायनिक समीकरण को, ठीक। और ये किसको निर्धारित करती है? अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। नंबर 2 पॉइंट समझे, जो अपक्रिया की आणविकता होती है प्यारे बच्चों, कौन? अपक्रिया की आणविकता वो कह सकते हैं शून्य हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती है, सॉरी शून्य नहीं हो सकती है। लेकिन जो अपक्रिया की कोटि होती है वो शून्य हो सकती है। तो मैंने दूसरा पॉइंट बताया, नोट करें कि अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो शून्य हो सकती है और शून्य नहीं हो सकती है, और अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। नंबर 3 पॉइंट कहेंगे क्या? अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो ऋणात्मक व अलग अलग क्रियाओं में भिन्न नहीं हो सकती है। कह सकते हैं यह अपक्रिया की जो आणविकता होती है वो ऋणात्मक व 3 से अधिक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? ना तो ऋणात्मक हो सकती है ना तो 3 से अधिक हो सकती है। लेकिन अपक्रिया की कोट की अगर बात करें, तीसरा पॉइंट, तो अपक्रिया की जो कोट होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक भी हो सकती है और क्या हो सकती है? 3 से अधिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 से अधिक भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट पर। दोनों में कहेंगे जो अपक्रिया की आणविकता होती है, क्या? अपक्रिया की आणविकता वो प्राथमिक अपक्रियाओं पर लागू करती है। प्राथमिक अपक्रियाएं जो होती है उन पर लागू होती है, लेकिन जटिल अपक्रियाओं पर अपक्रिया की आणविकता लागू नहीं होती है। क्या नहीं होती है? जटिल अपक्रियाओं पर लागू नहीं होती है, लेकिन प्राथमिक अपक्रियाओं पर क्या होती है? लागू होती है। और जो अपक्रिया की कोटि होती है वो जटिल और प्राथमिक दोनों अपक्रियाओं पर लागू होती है। क्या हमने बताया? ऐसे जो अपक्रिया की कोटि होती है वो जटिल और कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, दोनों पर क्या होती है? लागू होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कल पढ़ेंगे
कल के टॉपिक में पढ़ेंगे अपक्रिया की कोटि के प्रकार। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया क्या होती है। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।